तो आज हम जो टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम है बेसिक टर्म्स थर्मोकेमिस्ट्री की पार्ट 2। तो आज हम छोटी सी टॉपिक करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। देखिए, हमने पढ़ा था, तो हम छोटी छोटी टॉपिक्स कर रहे हैं। तो कल हमने सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, टाइप ऑफ द सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये किया था। तो आज पार्ट 2 में हम करते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टेट्स क्या होती हैं। उसके बाद हम करेंगे जो है क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी वगैरह कल हमने कर लिया था, तो आज इसको देखते हैं। और डिफरेंट एंथैल्पीज क्या होती हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। तो ये आज चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहली बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो व्हाट इज अ गिब्स फ्री एनर्जी। अब हमें ये पता है कि हर सब्सटेंस के पास स्टोर्ड एनर्जी होती है। हर सब्सटेंस के पास स्टोर्ड एनर्जी होती है, जिसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और वो जो इंटरनल एनर्जी होती है, इट इज द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जो इंटरनल एनर्जी होती है, उसमें दो किस्म की एनर्जीज होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो फ्री एनर्जी क्या होता है कि उसी सब्सटेंस में, सब्सटेंस की बात करें, हम सिस्टम की बात करते हैं, तो सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल है, उस पोटेंशियल एनर्जी का कितना प्रोपोर्शन है जो कोई वर्क कर सकता है, जो प्रोसेस को। तो हम बात करें कि हर सिस्टम में एक स्टोर्ड एनर्जी होती है, उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब सिस्टम में जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है, उस पोटेंशियल एनर्जी का कितना प्रोपोर्शन यूजफुल वर्क कर सकता है। अब कौन सा वर्क कर सकता है कि भाई कोई भी फिजिकल प्रोसेस वो जो है स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस कर बना सकता है उसको। तो उस प्रोपोर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो कि यूजफुल वर्क कर सकता है, उसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं। तो फ्री एनर्जी इज व्हाट कि एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम which can be converted into or which can do some useful work, some chemical or physical work, जो खुद ब खुद वर्क कर सके, उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। फ्री एनर्जी कहते हैं, गिब्स साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के पास कितनी है जो कि वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। अब ये जो एनर्जी है नॉर्मल एनर्जी से डिफरेंट होती है। नॉर्मली जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है, यानी आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई सोर्स देनी पड़ती है। यहां पे हम कोई भी फ्यूल सोर्स नहीं दे रहे, एनर्जी दे नहीं रहे, ठीक है। रिएक्शन खुद प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोसेस खुद प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो जो सेल्फ जनरेटेड एनर्जी है, अब खुद क्यों प्रोसेस प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है फ्री एनर्जी में, ठीक है। तो वो फ्री एनर्जी जो है हमने एक्स्ट्रा सोर्स से कहीं से भी एनर्जी नहीं देंगे। तो फ्री एनर्जी क्या कराएगी कि सिस्टम में कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो डेल्टा जी का चेंज इन फ्री एनर्जी का वैल्यू बताएगा, ठीक है। तो व्हाट इज फ्री एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल इन अ सिस्टम टू डू सम यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। द एनर्जी इज प्रोड्यूस विदाउट इनपुट ऑफ फ्यूल और सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें कोई सोर्स यूज नहीं करेंगे, खुद ब खुद जनरेट होगी। और इट इज सेल्फ जनरेटेड अप टू एन एक्सटेंट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस अवेलेबल। कि ऐसा नहीं है कि जो है अनलिमिटेड एनर्जी बनती रहेगी, नहीं, थोड़ी मिकदार में पोटेंशियल एनर्जी कुछ वर्क करने के लिए जो है यूजफुल वर्क करने के लिए प्रोड्यूस होगी। इट इज अ स्टेट फंक्शन नॉट अ पाथ फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय जी। अब चेंज इन जो आपकी फ्री एनर्जी है, इट इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन एंथैल्पी, टेम्परेचर इन केल्विन एंड चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी और टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। अब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इवन डेल्टा जी इज नेगेटिव, तो फ्री एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो क्या होगा कि प्रोसेस खुद ब खुद हो जाएगा। अब एनर्जी डिक्रीज कैसे हुई, क्योंकि जो एनर्जी अवेलेबल थी वो तो वर्क में कन्वर्ट हो गई, उसने प्रोसेस को क्या बनाया, स्पॉन्टेनियस बनाया। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फ्री एनर्जी प्रोडक्ट बनने के बाद डिक्रीज हो जाएगी, यानी प्रोसेस खुद ब खुद होगा। अगर जो है डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो खुद ब खुद नहीं होगा। हमें थोड़ी फ्री एनर्जी अवेलेबल है पर इतनी नहीं है कि वो वर्क कर सके, तो उसको वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्स्ट्रा सोर्स से क्या करेंगे, एनर्जी देंगे। तो ये एक ग्राफ है कि अगर
प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी नेगेटिव होनी चाहिए, डेल्टा एच भी नेगेटिव होनी चाहिए और टी डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर प्रोसेस जो है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है तो फिर डेल्टा जी भी पॉजिटिव हो, एच भी पॉजिटिव हो और डेल्टा टी डेल्टा एस क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो आप सिंपली किसी भी प्रोसेस के लिए बता सकते हो कि अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसकी डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, उसकी फ्री एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। सिस्टम में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बाद फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और दूसरी बात कि अगर आपके पास कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है या मान लें कि आपके पास कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल भी साइक्लिक प्रोसेस होता है, तो इसकी जो चेंज इन फ्री एनर्जी है वो जीरो। स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है कि जब भी हम हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये चीजें फाइंड करते हैं, ये चीजें क्या करते हैं जब हम फाइंड करते हैं, ठीक है, जब ये चीजें फाइंड करते हैं तो हम सब्सटेंस की स्टैंडर्ड स्टेट यूज करते हैं। तो आप स्टैंडर्ड स्टेट कैसे असाइन करोगे, इसको जरा देखें टेबल को, कि हमारे पास प्योर लिक्विड एंड सॉलिड है तो ओनली हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम प्रेशर 1 एटीएम नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे यहाँ पे, इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वी नो दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेशर। कि प्रेशर का इफेक्ट जो है लिक्विड पे, प्योर लिक्विड पे और प्योर सॉलिड पे नहीं होता। सॉलिड पे तो बिल्कुल नहीं होता, लिक्विड पे बहुत ही कम होता है। इस वजह से यहाँ पे अगर आपके पास कोई लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस है तो आप जस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करोगे। अगर आपके पास गैसियस कंपाउंड है, वी नो दैट कि द वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज लार्जरली अफेक्टेड बाय व्हाट, प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर के साथ साथ टेम्परेचर पे भी उसका वॉल्यूम चेंज होता है और उसका वॉल्यूम जो है इससे चेंज होता है, प्रेशर से भी चेंज होता है। तो हम दोनों चीजें लेंगे। अगर हमारे पास कोई गैस सब्सटेंस है तो हम जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटीएम लेंगे, ठीक है बेटा। अगर हमारे पास ऑल सब्सटेंस इन सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, तो हम ये देखेंगे कि उसकी जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब क्योंकि सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन किस चीज में होगी, इट कैन बी अ लिक्विड और इट कैन बी जो है आपकी क्या होनी चाहिए। हम नॉर्मली बात करें किसकी, एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन में प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा तो हम कहेंगे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड और सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो 1 m होनी चाहिए। ऑल एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm रखेंगे। अब ये कंडीशंस मेंटेन करके हम क्या करेंगे, हम जो है हम हीट ऑफ फॉर्मेशन वगैरह क्या करेंगे मालूम करेंगे। तो ये चीज क्लियर है बेटा, ये चीज क्लियर है कि स्टैंडर्ड स्टेट कब कब रखोगे आपको ये याद करनी होगी। गैसेस में क्यों नहीं रखेंगे, सॉलिड में क्यों नहीं रखेंगे, ये आपको खुद को जो है ना थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब देखिए जब भी कोई रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होंगे, प्रोडक्ट में नए बॉन्ड बनेंगे। तो अब दोनों की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो जरूर कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज होगी। पॉसिबल है अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड मजबूत हैं तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड वीक हैं, प्रोडक्ट के स्ट्रांग हैं, तो प्रोसेस जो है या रिएक्शन जो है वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जब जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या होगा बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। तो डेफिनेशन क्या है कि द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन मेजर्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट शुड बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो स्टैंडर्ड स्टेट्स को पढ़ने का मतलब यही था कि जब आप केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो आपको स्टैंडर्ड स्टेट्स लिखनी है। कार्बन की स्टैंडर्ड से सॉलिड है, इसकी गैस है और टेम्परेचर कंडीशन, प्रेशर कंडीशन आप क्या करोगे, मेंटेन करोगे। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करेंगे तो इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो एक प्रोसेस क्या हो गया, एक्सो हो गया, एक प्रोसेस क्या हो गया, एंडो हो गया। मतलब क्या हुआ कि हीट ऑफ रिएक्शन एंडोथर्मिक भी होती है, हीट ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होती है, क्योंकि रिएक्शन तो दोनों हो सकते हैं, रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकता है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। ये बात क्लियर है बेटा।
अशोभा बिल्कुल, अगर कॉमन कंपाउंड से सच एज कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया, तो कभी कभी इनके वैल्यूज नहीं दिए होते, तो हमें जैसे याद हो गए हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है -394 नए बुक में -393.5 है, और वाटर की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है पुराने बुक में -286 थी, नए में 285.8 है। तो आप भी इस तरह से याद कर सकते, जो कॉमन है, बाकी हर किसी का आप याद नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्मली अगर इन पे कोई प्रॉब्लम आता है तो उनके वैल्यूज मिले हुए, ठीक है बेटा। अच्छा, तो यानी हीट ऑफ रिएक्शन जो है, इट कैन बी एंडोथर्मिक, इट कैन बी एक्सोथर्मिक, डिपेंडिंग अपॉन कि रिएक्टेंट के बांड मजबूत थे तो एंडोथर्मिक होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो हीट ऑफ रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट के बांड मजबूत है, रिएक्टेंट के वीक थे, तो आपकी हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? एक्सो होगी। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि कंपाउंड का 1 मोल बने, कंपाउंड का 1 मोल बने पर अपने एलिमेंट से डायरेक्टली बने, कंपाउंड से ना बने। मान लें कि भाई आप कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हो, ठीक है, हमने कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल बनाया, हमने क्या किया कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, यानी ये केस 1 है, दफा 320 सजाए मौत। तो हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल। हमने क्या किया, केस 2, हमने भाई मीथेन को जलाया, हमें क्या मिला, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्या किया, केस 3, हमने कार्बन को जलाया ऑक्सीजन के साथ, हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहां पे 3 एंथैल्पी चेंज हो गए, डेल्टा H1 केस 1 की, डेल्टा H2 केस 2 की, डेल्टा H3 केस 3 की, ठीक है। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि कंपाउंड का 1 मोल बने, कंपाउंड का 1 मोल बने पर डायरेक्ट एलिमेंट से। यहां पे भी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना है, किससे बना है, कंपाउंड से बना है। तो डेल्टा H1 को हम ये नहीं कह सकते, इट इज नॉट हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। दूसरे एग्जांपल पे आए, अगेन जो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बना है वो कार्बन और ऑक्सीजन से नहीं बना, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से। थर्ड केस में आए, कार्बन एलिमेंट, ऑक्सीजन इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी एलिमेंट। तो अगर एलिमेंट्स डायरेक्टली कंबाइन होके 1 मोल कंपाउंड बनाते हैं, तो यहां पे जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको हम कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको भी हम हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आएगी कि आप हीट ऑफ फॉर्मेशन कब यूज करोगे। हैव यू गॉट द पॉइंट? डिफरेंस यूज किया आपने। तो आप यहां पे जो, आप इसको हीट ऑफ डिकम्पोजिशन कह सकते हो, आप इसको हीट ऑफ कंबशन कह सकते हो, आप इसको कंबशन, इसको आप डिकम्पोजिशन कह सकते हो, पर इसको आप हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कह सकते। आप यहां पे जो चीज बनी है आप इसको क्या क्या नेम दे सकते हो। यहां पे थर्ड रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगी आप इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हो, आप इसको हीट ऑफ रिएक्शन कह सकते हो, आप इसको हीट ऑफ कंबशन भी कह सकते हो। क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा है? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वापस आते हैं डेफिनेशन पे कि द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। 1 मोल कंपाउंड का, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन डायरेक्टली कंबाइन हुए कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो एनर्जी है इसको हम कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन आधा, अमोनिया, नाइट्रोजन आधा, हाइड्रोजन 1.5 यानी 3/2, 1 मोल अमोनिया बना तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। व्हाट इज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन? कि जब आप हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करो, डिटरमाइन करो, उस वक्त सब्सटेंस स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 टेम्परेचर पे हो, उसको हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है उसको आप डेल्टा HF और ऊपर ये जब डिग्री लगा देते हो तो इसका मतलब स्टैंडर्ड स्टेट है, ठीक है। तो डिग्री लगाने से सब्सटेंस स्टैंडर्ड हो जाता है। इज इट क्लियर बेटा कि 1 मोल जब आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाओगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, और जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड बनाओगे 1 मोल तो, ठीक है। अब नाम से ये लगता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब यहां पे कंपाउंड बन रहा है, एक चीज मान लें, यहां पे एक चीज नोट करते चलें
कि 1 मोल कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, 1 मोल बांड नहीं बन रहे। अब यहां पे रिएक्टेंट भी मौजूद है, यहां पे प्रोडक्ट भी मौजूद है, तो रिएक्टेंट के बांड टूटेंगे, रिएक्टेंट के बांड टूटेंगे, प्रोडक्ट के बांड बनेंगे। तो जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, नाम से ऐसा लग रहा है, फील ऐसी आ रही है कि ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक होना चाहिए, ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक होना चाहिए, यही फील आ रही है ना। पर नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन है एक, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज नेगेटिव, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन रहा, यहाँ पे पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, फिर बॉन्ड बन रहे हैं। अब पॉसिबल है कि बॉन्ड टूटने वाले ज्यादा स्ट्रांग हो बनने वालों से, पॉसिबल है कि बॉन्ड टूटने वाले वीक हो नए बॉन्ड बनने वालों से। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक भी होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक भी होती है। बात समझ आ गई बेटा? बात समझ आ गई? हैव यू गॉट द पॉइंट? हमजा को समझ आई है, और किसी को आई है? इस्पा को भी आई है, ठीक है, हमाद को भी आई है, सुरक्षा को भी आ गई है, ठीक है बेटा, ओके ओके। चलिए, अब हीट ऑफ कंबस्शन क्या है कि आप 1 मोल सब्सटेंस को जलाएं। अब ऐसा नहीं है कि कंबस्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बने तो उससे एनर्जी कितनी रिलीज होगी। 1 मोल कोई भी कंपाउंड जलाएं, फॉर एग्जाम्पल हमने मीथेन को जलाया, कितने मोल है? 1 मोल है, 2 ऑक्सीजन लगेंगे, 1 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 1 वाटर बनेगा। तो यहां से जो एनर्जी चेंज होगी, आप इधर स्टैंडर्ड लगा के इधर सी लगा देंगे, तो डेल्टा एच सी स्टैंडर्ड की सिंबल लगाएंगे तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल कंपाउंड जलाने पे एनर्जी कितनी रिलीज हुई, उसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहेंगे। और एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑलवेज क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑलवेज क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है बेटा, क्योंकि कंपाउंड जल रहा है तो जलने से एनर्जी रिलीज होगी। आते हैं और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये चीज क्या है कि एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। कि जब आप क्या करो कि आपने क्या किया, आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ा। कब टूटेगा? जब आप 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी दोगे तो हमें मिलेंगे 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स मिलेंगे। तो मुझे बताएं इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो क्या होगी? प्लस 436 या माइनस 436 क्या होगी? प्लस 436 या माइनस 436 क्या होगी? दोनों नहीं होंगे। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप गलती कहां करते, दोनों नहीं होंगे। देखिए 1 मोल यानी इसको आप आधा करोगे, हाफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो ये एनर्जी हाफ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 218 किलो जूल पर मोल। एक हाइड्रोजन एटम बने, एक ही एटम बने, एक एटम बने, उसके लिए एनर्जी कितनी चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? हीट ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। चलें, गलती हो गई थी पर मान लें कि गलती हो गई थी, तो अभी दोबारा गलती आपसे नहीं होगी, अब दोबारा गलती आपसे नहीं होगी, ठीक है बेटा? सही है? क्लियर? हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव। हीट ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, मॉलिक्यूल बना हुआ है, उसका बॉन्ड ब्रेक करके उससे एटम बना रहे हैं, तो ऑलवेज हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑलवेज एंडोथर्मिक होगी, ठीक है बेटा? चलें नेक्स्ट चीज पे आते हैं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि आप न्यूट्रलाइजेशन, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाएंगे, तो जब आप एसिड यूज कर रहे हो, बेस यूज कर रहे हो, साल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, सबको स्टैंडर्ड स्टेट्स में रखोगे और उसके बाद एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज क्या है। अब ये बात समझ लें कि न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है? तो इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। अगर स्ट्रांग एसिड है और स्ट्रांग बेस है, ठीक है, तो लार्ज वैल्यू होगा किसका? डेल्टा एच एन का, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगी।
अगर वीक एसिड है और स्ट्रांग बेस है, ठीक है, तो स्मॉल कह लें और मॉडरेट वैल्यू कह लें, ठीक है। अगर आपके पास वीक एसिड है और वीक बेस है, ठीक है, क्योंकि कम अमाउंट में आयनाइज होंगे तो कम अमाउंट में साल्ट और वाटर बनेंगे, तो जितने साल्ट और वाटर कम बनेंगे तो एनर्जी भी क्या होगी, कम रिलीज होगी। तो वेरी स्मॉल एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। ज्यादा हीट कब रिलीज होगी, जब दोनों स्ट्रांग होंगे, एसिड भी स्ट्रांग है, बेस भी स्ट्रांग है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड कंबाइन विथ 1 मोल ऑफ OH आयन, यानी हमने हीट ऑफ कंबशन में था कि 1 मोल सब्सटेंस जले, कार्बन डाइऑक्साइड कितने भी बने। यहां पे क्या है कि एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करें, उनकी एसिडिटी क्या, उनकी बेस एसिडिटी क्या, हमें उनसे मतलब नहीं। 1 मोल वाटर जब बने, जब 1 मोल वाटर बने, ठीक है, 1 मोल वाटर बनने से एनर्जी कितनी रिलीज होगी, सेम होगी भाई, सेम होगी। जब 1 मोल वीक स्ट्रांग और स्ट्रांग वीक सेम थिंग है ना, तो वीक वीक, ये वीक उठाओ या ये वीक उठाओ, वीक है तो सेम होगी, ठीक, ऑलमोस्ट सेम होगी। तो जब 1 मोल वाटर बनेगा, यानी यहां पे देखिए 1 मोल वाटर बना है, ठीक है। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो, आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो, आप इसको 2HCl से रिएक्ट कराते हो तो बनेंगे 2H2O। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो हीट ऑफ रिएक्शन है उसको आधा करेंगे। तो 1 मोल वाटर बनने पे एनर्जी कितनी रिलीज होती है, उसको हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस, जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्ट करेगा एनर्जी रिलीज होगी, उसको हीट ऑफ और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। वो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ज्यादा कब होगी, कम कब होगी, बीच में कब होगी। सही है बेटा, क्लियर है, क्लियर। चले उसके बाद इसको भी हटाते हैं। आखिरी चीज है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि जब आप 1 मोल सॉल्यूट को पानी में डिसॉल्व करते हो तो पानी क्या करेगा, उसको आयनाइज करेगा, ठीक है। पानी क्या करेगा, उसको आयनाइज करेगा। आयनाइज होने के बाद क्या होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन डेवलप होगी, वहां से एनर्जी रिलीज होगी, जिसको आप हीट ऑफ सॉल्वेशन कहेंगे। अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो आप हीट ऑफ हाइड्रेशन कहेंगे। तो एनर्जी रिलीज होगी। अगर कंपाउंड डिसॉल्व हो जाता है तो एनर्जी रिलीज होगी, अगर नहीं होता तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपकी एंडोथर्मिक भी हो सकती है, वो आपकी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। एग्जांपल को देखते हैं कि द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन सो मच सॉल्वेंट, कि इतने पानी में डिसॉल्व करें कि फर्दर पानी डालने से चेंज में, एनर्जी में चेंज ना आए, तो उस वैल्यू को हम लेंगे, उस वैल्यू को लेंगे। और वो जो वैल्यू होगा फॉर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड खुद ब खुद पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। हमें 1 मोल अमोनियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 15.1 किलो जूल पर मोल एनर्जी देंगे, तभी ये पानी में डिसॉल्व होगा। फॉर द सेम रीजन अगर हम HCl को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl इज एक्सोथर्मिक और एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl इज एक्सोथर्मिक, व्हाइल अमोनियम क्लोराइड इज व्हाट, एंडोथर्मिक। ये डिपेंड करता है कि सब्सटेंस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसकी लेटाइस एनर्जी कितनी है, उस बेसिस पे कंपाउंड पानी में आयनाइज होगा। उस डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस पे ये पता चल सकता है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा या प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। तो उस डिफरेंस से पता चल सकता है कि प्रोसेस एंडो होगा या एक्सो होगा। ये बात समझ रहे हैं बेटा। तो थर्मल एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, देखिए थर्मल एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं। अब एनर्जी का नॉर्मल यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। एनर्जी का नॉर्मल यूनिट क्या होता है, जूल होता है। या हम एनर्जी को किस में करते हैं, कैलोरी में करते हैं। इन दोनों की डेफिनेशन आपको आती है। जूल की डेफिनेशन क्या है, कि फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कितनी फोर्स लगाएं कि बॉडी 1 मीटर मूव करें, 1 मीटर बॉडी को मूव करने के लिए कितनी फोर्स लगाएं, उसको जूल कहते हैं। व्हाट इज अ कैलोरी, कैलोरी जो है वो क्या होता है कि ये 4.18 जूल के बराबर है। कैलोरी क्या है कि अगर हमें पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड करना है तो हमारे पास 1 लीटर पानी है। क्या है भाई,
1 लीटर पानी है, उसका टेम्परेचर हम 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। तो व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड 1 ग्राम मैंने 1 लीटर लिखा है, तो 1 ग्राम पानी का 1 ग्राम वाटर का, ठीक है, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 2 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए या 14.5 से जो है इधर करने के लिए हम क्या कहेंगे, हम इसको कैलोरी कहेंगे, ठीक है। तो आप या तो जॉल यूज करेंगे या एनर्जी, आप कैलोरी यूज करेंगे। इसको इधर बढ़ाते हैं। अच्छा, यूनिट्स ऑफ थर्मल एनर्जी पे आते हैं। तो थर्मल एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? देखिए, थर्मल एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं। अब एनर्जी का नॉर्मल यूनिट क्या होता है? जॉल होता है, ठीक है। एनर्जी का नॉर्मल यूनिट क्या होता है? जॉल होता है। या हम एनर्जी को किस में करते हैं? कैलोरी में करते हैं। अब इन दोनों की डेफिनेशन आपको आती है। जॉल की डेफिनेशन क्या है कि फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कितनी फोर्स लगाएं कि बॉडी 1 मीटर मूव करें? 1 मीटर बॉडी को मूव करने के लिए कितनी फोर्स लगाएं, उसको जॉल कहते हैं। व्हाट इज अ कैलोरी? कैलोरी जो है वो क्या होता है कि ये 4.18 जॉल के बराबर है। कैलोरी क्या है कि अगर हमें पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो हमारे पास 1 लीटर पानी है। क्या है भाई? 1 लीटर पानी है, उसका टेम्परेचर हम 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। तो व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 ग्राम मैंने 1 लीटर लिखा है। तो 1 ग्राम पानी का 1 ग्राम वाटर का, ठीक है, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 2 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए या 14.5 से जो है इधर करने के लिए हम क्या कहेंगे? हम इसको कैलोरी कहेंगे, ठीक है। तो आप या तो जॉल यूज करेंगे या एनर्जी, आप कैलोरी यूज करेंगे। इसको इधर बढ़ाते हैं।